समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं आपका मेजबान मोहम्मद नौमान। जी हां, अपनी तरह का यह खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, आपके रोजमर्रा के खर्च, आपकी बचत और आपके इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की मुकम्मल जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी आपको मुहैया कराता है। और आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2024-25 की। जी हां, इस माली साल का बजट पार्लियामेंट में पेश किया जा चुका है। सेंटर में एनडीए की नई हुकूमत बनने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई को यूनियन बजट 2024-25 पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। खास बात यह है कि एक्सपर्ट्स इस बजट को हिंदुस्तान के माशी यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विजनरी पाथ मान रहे हैं। अब आपके और हमारे जानने और समझने वाली बात यह है कि बजट में हमारे लिए क्या खास है और यह बजट नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को किस तरह इंप्रूव करने वाला है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस बजट में जो मेजर्स, जो ज़ाब्ते तय किए गए हैं, उनसे मार्केट और अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह एफिशिएंसी को एनहांस किया जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं इकोनॉमिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब डॉक्टर शरद कोहली साहब, और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट जनाब बिमल जैन साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शरद जी बारीकी से नजर रखते हैं मुल्क की इकोनॉमी पर भी और बजट पर भी, लेकिन जब एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि ये बजट नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की तरफ लेकर के जाएगा, किस तरह से एक इकोनॉमिक्स के तौर पर इसे एक्सप्लेन करेंगे? सरकार ने 2047 एक डेवलप्ड इंडिया की विजन रखी है, हम सब जानते हैं इसको। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वजीर आज़म साहब ने भी जो 2047 का रखा है, और हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाने का भी संकल्प किया है। हम जापान और जर्मनी को ओवरटेक करने वाले हैं चंद सालों में। तो मुझे लगता है बजट एक रोड मैप देता है, एक रास्ता बनाता है कि किस तरीके से ये सरकार बजट को एक मीडियम बनाकर और बजट के ज़रिए एक सड़क बनाकर देश को, मुल्क को आगे ले जाना चाहती है। और वो पूरी तरह से बजट में दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है? जो 9 प्रायोरिटीज़ फाइनेंस मिनिस्टर ने रखी जी, अगर आप उन 9 प्रायोरिटीज़ को ध्यान से देखेंगे, उन्होंने काफ़ी उसको डिटेल में पढ़ा पार्लियामेंट में। उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें मोहतरमाएँ हैं, उसमें एजुकेशन है, उसमें स्किल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है। उन्होंने लगभग अगर देखें तो हम जितने भी इकोनॉमी के पैरामीटर्स होते हैं या डायमेंशंस होते हैं, उन सभी डायमेंशंस को उन्होंने सामने रखा है। तो इससे और एक आम आदमी, आम शख्स जो है वो शायद उतना अंदाज़ा ना लगा पाए। शायद यही इंडिकेशन होता है, पैसा है, पैसा बोलता है, मैं कि भाई हम उसको डीकोड करके बताएं कि किस तरीके से ये 9 प्रायोरिटीज़ आपको एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ, डेवलप्ड मुल्क की तरफ ले जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम उसको बारीकी से आगे जब हम जिक्र करेंगे इसका जी जी, और सबसे बड़ा मुझे जो इसमें टेक अवे लगता है, अगर 9 में से मैं एक सिनॉप्सिस देना चाहूँ जी, तो मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमारा बुनियादी ढांचा है, जिसको हम, जिसमें एयरपोर्ट्स आते हैं, पोर्ट्स आते हैं, रेलवेज आती हैं, सड़कें आती हैं, स्मार्ट सिटीज़ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें जो 11,11,000 और 111 करोड़ का जो फरवरी के बजट में किया था, उसको उन्होंने रीआइटरेट किया है, वो आगे जाएगा। और इसमें देखिए नुमान भाई, हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी जो है कि 1 फरवरी को एक बजट आया था जिसको हम इंटरिम बजट कहते हैं जी। ये बजट आया और अगले बजट से हम कुल 6 महीने दूर हैं। तो जो लोग इस बजट में, कुछ लोग ऐसे भी हैं खामियां देखते हैं कि साहब बजट में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये रह गया। अब अंग्रेजी में एक कहावत होती है, मैं बोल देता हूँ, हालांकि हमारा शो तो उर्दू पे है और हिंदी में है, पर कहावत बोल देता हूँ मैं उसको कि ही हु ट्राइज टू प्लीज एवरीबडी प्लीजेस नोबडी।
आप कभी भी सबको खुश नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते। कोई ना कोई उसमें, और मैं फिर भी मानता हूं कि मान लीजिए कोई छूट भी जाता है, कोई ऐसा तबका है जो छूट जाता है, कोई ऐसा समाज का वर्ग है जो छूट जाता है, तो अभी अब कौन सा अभी कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा? ये तो 1 फरवरी 2025 को 6 महीने बाद दूसरा बजट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बजट माइलस्टोन्स है नुमान भाई। मैं समझता हूं सरकार जो है वो टाइम पर बजट के अलावा भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, और हमें उसको इंक्लूसिव तरीके से देखना चाहिए। हम खाली बजट के डॉक्यूमेंट को तो हम आज देखेंगे ही डिटेल में, मतलब ओवरऑल इसको इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आप मान बिल्कुल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, और सरकार की जितनी अनाउंसमेंट्स हैं उनको भी हमें इंक्लूसिव करके देखना चाहिए। हमें किसी एक अनाउंसमेंट को, फिर अंग्रेजी में शब्द होता है आइसोलेशन, उसको अलग से करके नहीं देखना चाहिए। पर बजट फिर भी एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। 47-48 लाख करोड़ का ये बजट है। 34 लाख करोड़ की, बल्कि 34 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू, 38 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। मैं दोनों जोड़ रहा था मन ही मन में, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स आप दोनों जोड़ देते हैं तो 38 लाख करोड़ का इसमें रेवेन्यू है। 10 लाख करोड़ का इसमें डेफिसिट है। मैं मोटे मोटे नंबर्स, हमारे पैसा बोलता है कि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको इंटरेस्टेड होंगे। अमूमन क्या होता है, लोग ये नंबर्स कहते हैं भाई हमें क्या लेना, ये सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो ये हमारी सबकी जिंदगी से ये नंबर्स को जानना और समझना बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है। और जब टैक्सेशन की बात होती है तो हमारे पास टैक्स एक्सपर्ट मौजूद हैं, बिमल सर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की, मैं उसी सवाल पर दोबारा आता हूं, और दूसरे टैक्सेशन और उसके अंदर तब्दीलियां, उन तमाम को नजर में रखते हुए बारीक नजर आपकी बजट पर हमेशा रही है। मैं चाहूंगा कि टैक्सेशन के नजरिए से बताएं कि किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की तरफ लेकर के जाता है बजट। देखिए, जब हम यूनियन बजट 2024 की बात कर रहे हैं तो हम दो बजट की बात कर रहे हैं। एक इंटरिम बजट जो 1 फरवरी 2024 को आया, और फाइनल बजट लोकसभा के इलेक्शन के बाद मोदी जी का 3rd टर्म पहला बजट 23 जुलाई 2024 को आया। मैं आपको एक बैकबोन दिखाना चाहूँगा, और दर्शकों को ये मालूम भी होना चाहिए, जब इंटरिम बजट आया था तो एक प्रिंसिपल थीम बनाई गई थी कि हम आगे देश को विकसित भारत कैसे बनाएंगे। तो एक लाइन दी गई थी, ज्ञान, GYAN। GYAN का मतलब हुआ, जी मतलब गरीब तबके को देखना है, Y मतलब यूथ को देखना है, A मतलब अन्नदाता जो फार्मर है उसको देखना है, N मतलब नारी और नारी को देखना है। इसी थीम को आगे लेते हुए जो ये इस बार का बजट है उसने 9 प्रायोरिटी सेक्टर को आइडेंटिफाई किया। आप एग्रीकल्चर उठा लीजिए, आप सोशल जस्टिस उठा लीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो यूथ को स्किल एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, तो 9 प्रायोरिटी सेक्टर हमने उठा लिए। जब आप बजट को इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो देखिए, इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव या इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम या एक्साइज ड्यूटी की जब आप बात कर रहे होते हैं तो ऐसी कई चीज़ों को आपको समझना पड़ता है कि हमारे नंबर्स कहाँ से अराइवेट होंगे। ऑफ कोर्स मेरे साथी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कुछ कहा, लेकिन मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए हमारा इस साल का बजट का टोटल टारगेट क्या है। 48 लाख करोड़ रुपए, 48 लाख करोड़ रुपीज का मेरा बजट है। अब मैं इसको कैसे, कहां से गैदर करूंगा, तो इन्हें आइडेंटिफाई किया कि 32 लाख करोड़ रुपए मुझे रेवेन्यू रिसीट होगी, जिसमें 26 लाख करोड़ रुपए मुझे टैक्स से रिसीट होगी नेट, और बाद बाकी जो होगा वो मुझे बोरिंग करनी पड़ेगी, जो हम जिसको कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट की भाषा में। इस बार के बजट ने, नुमान आप अप्रिशिएट करेंगे, 4.9% का टारगेट रखा है, और फिस्कल डेफिसिट अगर 5% से नीचे हो तो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब इसमें आप सबसे बड़ी बात देख लीजिए, जो इकोनॉमी सर्वे आया तो हमारी इकोनॉमी 6.5 से 7% पे ग्रो करेगी, यानी दुनिया में, वर्ल्ड में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, हमने यूके को सरपास कर दिया है, अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। 27 का टारगेट है, और एक जो थीम है हमारा, ये बजट कितना दर्शाता है, अगर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, 4th लार्जेस्ट की बात करते हैं, उस तरफ ले जाने की दिशा में कितना अहम है बजट? देखिए, नुमान ने जो पूछा, ये दर्शक भी चाहेंगे कि हम कितना आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं।
जब 7% से मेरा जीडीपी बढ़ रहा है और कोई दूसरी कंट्री इवन चाइना यूएस सब हमसे पीछे है, तो पहला आप देख पा रहे हैं कि मैं कितना तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी बात, यूके ने हम पे शासन किया और 75 साल के हमारे हम इंडिपेंडेंट हुए, आजाद हुए, हमने उनको सरपास कर दिया। तो यानी जो आपका विजन है विकसित भारत का, जो 2047 की हम बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा दर्शकों से, वाकई ये पॉजिटिव मूव है। ये बजट एक रोड मैपिंग बजट है जो मुझे आगे की ओर विजन दिखाता है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप बजट में हम सबको खुश कर सकते हैं, कई बार नहीं होता, लेकिन थीम आपको याद रखनी है, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। ये 4 पिलर, जिन पिलर को लेके हमारी आज पॉपुलेशन 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और हम जीडीपी का ग्रोथ करना चाहते हैं, जिसमें हम अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल सबको लेके चलना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास के साथ, सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है। और बजट के अंदर जिस तरह से 4 पिलर्स की आपने बात की, उसके अंदर आपने अन्नदाता की भी बात कही। मैं शरद जी से जानना चाहूंगा कि हमारा ये कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए इस बजट में क्या कुछ सौगात रही? देखिए, जिन 4 जातों की प्रधानमंत्री जी ने बात करी, ज्ञान की बात करी, मैं उसमें आपकी इजाजत से थोड़ा सा जोड़ दूं क्योंकि मैंने इसको एक अलग पहलू से देखा है। जी जी जी। मैं इस ज्ञान को ज्ञानम बोलता हूं। ज्ञानम क्यों है? GYAN, उसमें मैंने M और लगाया। जी जरूर बताएं। M मिडिल क्लास है। हालांकि कोई कह सकता है कि साहब जो यूथ है और नारी है वो तो मिडिल क्लास में कुछ ओवरलैप है, पर फिर भी आप देखेंगे बजट ओवरऑल, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ध्यान है। अब आते हैं कृषि पर। कृषि पर देखिए, 60 से 70% आबादी आज भी हमारी कृषि पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर निर्भर है। कोई डायरेक्ट निर्भर है, कोई इनडायरेक्ट। तो ऐसे देश का बजट, और इसमें दिक्कत क्या है कि हमारी जो पूरी जीडीपी है उसमें जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, वो मात्र 17-18% है। तो देखिए, जहां 60 से 70% आबादी उस पर डिपेंड करती है, पर उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 17-18%। तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यूड है, मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ भारत का कोई भी बजट, नुमान भाई, एग्रीकल्चर से हटकर नहीं हो सकता, और वही यहाँ देखने को मिला। आप एग्रीकल्चर की बात करें तो चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गांव में जाके वेयर हाउस बनाना हो, गांव में इरिगेशन की बात हो, इरिगेशन कैनाल्स की बात हो, जो पानी पहुंचाना हो, सड़कों के जोड़ना हो, बीज की बात हो, सबसे बड़ी बात किसानों की जो फसल है उसकी मार्केटिंग की बात हो। क्योंकि आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूं कि अभी मान लीजिए टमाटर का भाव लोग कहते हैं कि साहब 100-120 रुपए हो गया है। किसान जब बेचने जाता है उसको 20 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। तो एक तरफ किसान 20 रुपए का बेचते हुए रोता है कि मैंने इतनी मेहनत से फसल करी, मुझे 20 रुपए मिल रहे। एक तरफ ग्राहक शहर में 120-100 रुपए का खरीदते हुए रोता है। तो ये जो बीच का सारा सिस्टम है बिचौलियों का, तो मुझे लग रहा है सरकार चाहती है। अब पीछे हालांकि किसान बिल भी आए थे, आपको पता होगा, काफी शोर मचा था, फिर सरकार ने बिल वापस लिए। मुझे लगता है जो बीच का सिस्टम है, जो लोग, उसको सरकार धीरे धीरे बहुत तरीके से किसानों को सीधा ग्राहकों से जोड़ना चाहती है। और उसके ठीक दिशा में जो कदम था, ई-नाम आप जाते हैं, जो एग्रीकल्चर नेशनल मार्केटिंग पोर्टल है, तो धीरे धीरे सरकार की कोशिश है कि जो फूड प्रोसेसिंग है, अगर आप बजट पे आता हूं, वो किसी तरह गांव तक पहुंच जाए, किसान के दरवाजे तक पहुंच जाए। अगर मैं आलू बोता हूं तो आलू के चिप्स की फैक्ट्री मेरे कहीं गांव के आसपास हो जाए, जिससे आलू मैं सीधा दे सकूं। तो मैंने बात करी इरिगेशन की, मैंने बात करी बीजों की, मैंने बात करी फर्टिलाइजर्स की, मैंने बात करी वेयर हाउसेस की, मैंने बात करी ओवरऑल किसान की रीच की। तो मुझे लगता है बजट में पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं सिस्टम बनाया गया है, जिससे कि किसानी को आगे ले जा सके। और 23 फसलों पर हम जानते हैं आज भी एमएसपी मिलती है, और किसानों की लगातार मांग रही है एमएसपी की, तो आप जानते ही हैं, खूब चर्चा रहती है। पर उसमें क्या है कि एक बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर सब चीज़ों पे एमएसपी हो जाएगी तो ग्राहक के लिए वो चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आपको महंगाई को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मुझे लगता है सरकार उस तरफ कमिटेड है। 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का सरकार का वायदा था। बहुत सारी फसलों में हो भी गई है, कुछ में मैं कहूँगा अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, कि अभी काम चल रहा है। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एक और अच्छी बात जो मुझे स्पीच में बजट में सुनने को मिली नुमान भाई, वो थी कि टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के अंदर लेके आना, कि जो टेक्निक्स हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ जाना। क्योंकि जैसे जैसे किसान को टेक्नोलॉजी मिलेगी, आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और बजट में वित्त मंत्री मोहतरमा ने ये बात बोली
कि हम धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी को लाके किसानों को उससे जोड़ना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया से जोड़ना चाहते हैं। जो जो किसान डिजिटल इंडिया से और टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, आप देखेंगे कि जो फसल की पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, और प्रोडक्टिविटी पे उन्होंने खास इस बार जिक्र किया है बजट की स्पीच में। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, दूसरा किसानों को खाली गेहूं और चावल के ऊपर नहीं रहने देना, क्योंकि गेहूं चावल ऐसी फसलें जिसको लेके हम एमएसपी की बार बार बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गेहूं चावल मत उड़ाइए, आखिर अन्न तो वही है, स्टेपल फूड है हमारा। पर अगर आप कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ जाते हैं, अगर आप गरम मसाले हैं, बहुत फल हैं, और ये हमारी जो मिट्टी है यहाँ की, ये बहुत उपजाऊ है, बहुत प्रोडक्टिव है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर किसानों के पास वो टेक्नोलॉजी, वो जानकारी नहीं है। तो सरकार ने इस बजट के जरिए वो जानकारी किसानों तक पहुंचने का एक जिम्मेवारी उठाई है, और मुझे लगता है आप उसको आने वाले कुछ महीनों में देखेंगे, जिससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और किसानों की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। तो ये बात अभी तक तो हमने किसानों की, लेकिन एक बजट सरकार बनाती है और घर का बजट महिलाएं बनाती हैं। मैं बिमल सर की तरफ आने वाला हूं कि जब हम बजट की बात करते हैं तो ये घर की ख्वातीन जो उम्मीद भी ज्यादा करती हैं बजट से, तो महिलाओं के लिए, ख्वातीन के लिए क्या कुछ इस बजट में उनको मिला है, क्या कुछ खास है? नुमान भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं, अगर नारी की आप बात करते हैं तो नारी के लिए जो आप प्रॉपर्टी खरीदते थे उस पर स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है, पुरुष वर्ग से कम लगेगी आपके लिए। यानी आपको हाउसिंग के लिए एक बड़ा एडवांटेज, अगर आपने फीमेल मेंबर के नाम से अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी। अब जब नारी की आपने बात की, तो नारी की जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट सिर्फ नारी की नहीं, ओवरऑल बात होती है, लेकिन चूंकि आपने कहा है कि इस नारी को क्या मिला, तो मैं आपको बताता हूं, कस्टम ड्यूटी में कुछ चेंजेस किए गए, और वो चेंजेस बड़े आई कैची चेंजेस हैं, और आपको समझने भी चाहिए, जो हर किसी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप अगर इस तरीके से देख रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए, घट गए, वो तो अब जीएसटी हो गया। जीएसटी आपने देखा होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस, जीएसटी के रेट कम होते हैं, बढ़ते हैं, उसके हिसाब से प्राइसेस इफेक्ट करते हैं। बट कस्टम ड्यूटी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसने भी इस बार बहुत अच्छा रोल अदा किया है। सबसे पहले कैंसर की 3 मेन दवाइयां होती हैं, उस पे कस्टम ड्यूटी को एग्जिम्प्ट कर दिया गया, यानी हर वर्ग के लिए जो ये मेडिसिन की नीड थी वो खत्म हो गई। दूसरी बात, आज हमारा मोबाइल सेक्टर इतना आगे बढ़ गया है कि हम डोमेस्टिक नीड तो पूरी कर ही रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं जी। तो उनने जो मोबाइल है और मोबाइल फोन के पार्ट्स हैं, उसकी कस्टम ड्यूटी को 15% से घटा के 6% पे कर दिया। और नारी के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? गोल्ड। आपके मन में इच्छा होती है मुझे गोल्ड की ज्वेलरी मिल जाए, सिल्वर की ज्वेलरी मिल जाए। आप देखिए, जो रेट 15% थे वो 6% पे आ गए, यानी अब आपके लिए गोल्ड की ज्वेलरी जो आप दूर से देखते थे, प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए। बजट जिस दिन अनाउंस हुआ उसके बाद गोल्ड के रेट, नुमान भाई, कम हो गए। तो नारी, हाँ, तो नारी के लिए सबसे बड़ा चार्म जो गोल्ड का होता है वो अचीवेबल हो गया। उसके साथ मैं आपको और भी ऐड करूं, जब मैं कस्टम ड्यूटी की बात, आप सोचिए, नुमान भाई ने तो मुझसे सिर्फ ये पूछा कि नारी को क्या मिला, लेकिन मैंने कस्टम ड्यूटी से आपकी प्राइस को कनेक्ट करने की कोशिश की। तो ऐसे कई सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया, जो सेक्टर हमारी जीडीपी में प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट के ऊपर पार्ट्स एंड कंपोनेंट आपको चाहिए, पार्ट्स एंड कंपोनेंट के रेट कम कर दिए गए। आपके लिए सोलर पावर की इंपॉर्टेंट 300 यूनिट प्रति घर आपको सोलर पावर पैनल मिलेगा, और सोलर पावर पैनल बनाने के लिए जो कैपिटल गुड्स चाहिए उस पे कस्टम ड्यूटी को 0 कर दिया गया। क्या इसमें कुछ सोलर पैनल से बिजली बना करके उसके बेचने का भी कुछ प्रावधान हो सकता है? डेफिनेटली। अगर आप मान लीजिए अपने घर के ऊपर सोलर पावर पैनल लगा रहे हैं, पहले तो गवर्नमेंट सब्सिडी ले लीजिए आप, उसके बाद अपने घर की खपत 300 यूनिट पूरी कर लीजिए। उसके बाद अगर लगे आपके पास ज्यादा है तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आप इसको कमर्शियलाइज चैनल कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि जो इस बार का बजट है, इस बार के बजट में मैडम ने ये पूरी कोशिश की है कि हम प्राइसेस को कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन जो हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मेरे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि हमें देखना पड़ता कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए। इस बजट ने फिस्कल डेफिसिट, फिर मैं रिपीट करूंगा नुमान भाई, क्योंकि वो बहुत अहम है,
बहुत अहम है। अगर वो 4.9% हो गया तो इसका मतलब आपका इन्फ्लेशन अराउंड 5-6% के आसपास चलेगा, यानी आपके लिए प्राइसेस कभी और बढ़ने वाले, विकसित भारत की तरफ हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। डेफिनेटली यस। आपके लिए प्राइसेस, नारी के लिए जो वुमेन पावर है वो चाहती है मेरे घर का खाना, मेरे घर का जो सामान आता है वो चीपर हो जाए, वो cheaper तो हो आप जाए। रेस्ट एश्योर्ड रहिए, पूरा ध्यान रखा पूरा गया है। ध्यान रखा गया। और उसके साथ साथ एक जो हमारा देश है इसके अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर हम खासतौर से यूथ की बात करते हैं शरद सर, जहां हमने पॉइंट्स की बात की, जहां सरकार की प्रायोरिटीज की बात करी, उसके अंदर यूथ की प्रायोरिटी कितनी रही इस बजट के अंदर, और नौजवानों को क्या खास सौगात हुकूमत ने देने की कोशिश की? जी हाँ, देखिए जो GYAN की बात कही थी उसमें दूसरे नंबर पे यूथ आते हैं, युवा आते हैं। और पहले तो जो ख्वातीनों की बात करी थी उसमें मैं आप कुछ याद आ रहा है, मैं जोड़ दूँ कि बजट में इतनी अनाउंसमेंट्स होती हैं। महिलाओं को, ख्वातीनों को दिक्कत होती है जब वो नौकरी करने जाती हैं तो उनको वहाँ रहने की, घर से मान लीजिए कामकाज की जगह दूर है, और महिलाएं जनरली आपने देखा होगा वो आसपास की जगह ढूंढती हैं, भाई पास में मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनको तो महिलाओं के हॉस्टल बनाने की बात वित्त मंत्री ने बोली है, और महिलाएं हैं तो उनके परिवार भी है, बच्चे भी हैं। क्रैचेस भी बनाने की बात बोली है कि जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज होंगी ख्वातीनों के लिए उसमें क्रैचेस भी बनेंगी, उसमें हॉस्टल्स भी बनेंगे। अब आते हैं यूथ पर। मैं समझता हूँ नुमान भाई, अगर सबसे ज़्यादा मुझे किसी अनाउंसमेंट में बजट ने अपनी तरफ खींचा है, हालांकि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता हूँ, जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स हैं, ओवरऑल बजटेड रेवेन्यू है, रिवाइज एस्टिमेट्स है, जिसको अमूमन लोग नहीं देखते, थोड़े से बोरिंग माने जाते हैं। पर इस बार मेरा ध्यान अपनी तरफ एक यूथ के लिए आपने कहा तो जिस चीज़ ने खींचा है, 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप करने का जो मौका है, मैं समझता हूं ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। मुझे बजट देखते हुए 35 साल हो गए, बहुत लंबा तजुर्बा है आपका। कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरीके के अनाउंसमेंट हो। यही नहीं, उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, 6,000 रुपए शुरू में भी मिलेंगे। और हालांकि सरकार ने बाद में स्पष्ट किया है कि हम किसी कॉर्पोरेट के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, सरकार अगर नज भी करेगी हल्का सा तो मैं समझता हूं कॉर्पोरेट भी आगे हाथ बढ़ाएंगे। आप देखिए कि ये युवा हैं जो 16-18 साल से लेके 25 साल से उम्र के हैं। शायद ये कभी देश की जो बड़ी कंपनीज हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेता कंपनी को, हम किसी को फ्री पब्लिसिटी नहीं देते हैं, तो पर उन बड़ी कंपनीज का शायद गेट के अंदर जाने का भी कभी जिंदगी भर मौका नहीं मिलता, और हमारे युवाओं को वहां अंदर जाके काम करने का मिलेगा, 1 साल तक मिलेगा। वो देखेंगे कि उनका कैरियर आगे कहां जाएगा। आप देखिए कि जब उनको देश की इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, वो ना केवल काम सीखेंगे, वहां के एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये भी हो सकता है कि उस कंपनी को वो ट्रेनी पसंद आ जाए और उसको वहां पर परमानेंट नौकरी मिल जाए, ना कि 1 साल बाद, क्योंकि ऐसा देखा गया अमूमन जब ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं, उनका काम इंटर्नशिप में इस तरह के मामले देखते हैं, पसंद आ जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आप आगे हमारे लिए ज्वाइन। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कदम है नुमान भाई, जो कि पूरे के पूरे यूथ का जो नौकरी पेशे का जो सिस्टम है उसको बदल देने वाला है। और सरकार ने कभी ऐसी पहल इससे पहले नहीं करी थी। उससे पहले हम युवाओं की बात करें, और युवाओं से ही जुड़ी एक प्रॉब्लम है नुमान भाई, जिसको हम बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब इलेक्शन चल रहे थे तो 2 बड़ी बड़ी आवाजें उठती थी, इलेक्शन की और बेरोजगारी की और महंगाई की। महंगाई की तो अभी हमने बात करी, महंगाई में सरकार और भी जो कृषि संबंधित भी जो कदम है उसमें महंगाई पे लगाम लगेगी। पर बेरोजगारी में जो MSMEs को और कंपनीज को इंसेंटिव दिया गया है कि 15,000 तक की आप अगर दे रहे हैं तो उसमें 3,000 का EPFO सरकार देगी। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब जो नौकरी करते हैं उस बात को जानते होंगे। इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा और थोड़ा सा उसको वजाहत के साथ बता दें, क्योंकि जिन लोगों की फर्स्ट टाइम नौकरी उनको मिली है उनके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि सरकार उनको कितने पैसे देगी और किस तरह से उनको मिलेगी। जी देखिए, जब नौकरी लगती है तो एक CTC होता है, आप जानते होंगे, कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं। मेरे ख्याल जो नौकरी करने वाले हैं इस टर्म से सब वाकिफ होंगे। तो CTC क्या होता है, बहुत सारी कंपनी CTC की वजह से नौकरी नहीं देती है कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब आप ऐसी सिचुएशन मानिए, मैं एक आपके सामने एक खाका खींचता हूं कि मान लीजिए कोई दूसरा आके आपको कह रहा है भाई आप नौकरी पर रखिए, कुछ पैसा हम अपनी तरफ से देंगे, क्योंकि CTC में प्रोविडेंट फंड भी आता है, जो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। तो वहां पर सरकार ने जो ये 3,000 रुपए कंट्रीब्यूशन जो सरकार देगी पहले महीने का, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा इंसेंटिव की तरह निकल के आएगा। इसके अलावा जो PLI स्कीम्स पहले से चल रही है, उसमें जो एक्सपेंशन चल रहा है, उसमें नई नई नौकरियां मिल रही हैं, अभी हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम इस बजट की बात कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से नौकरी की पहल में अपना हाथ बढ़ाकर एक मदद देना,
मैं समझता हूं कि ये जो नौकरी देने वाले, और मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि बहुत सारी कंपनी, नुमान भाई, नौकरी देने वाली ऐसी होती है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूं, वो कई बार ऐसा होता है, रख लें, अरे चलो नहीं रखते, अच्छा चलो 3 आदमी रख लेते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं 5 रख लेते हैं, नहीं नहीं 4 से ही काम चल जाएगा। ये जो बॉर्डर के केसेस होते हैं यहाँ पर, ये क्यों होता है, ये सब बातचीत इसलिए होती है कि कॉस्ट उनके दिमाग में होती है, यार इससे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, 4 रख लिए तो बढ़ जाएगी, 6 रख लिए तो बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है जो बॉर्डर के एम्प्लॉयमेंट के केसेस हैं उसमें जैसे ही वो देखेंगे कि सरकार प्रोविडेंट फंड में, क्योंकि नौकरी का आपकी तनख्वाह का हिस्सा है, जैसे ही देखें कि सरकार डाल रही है तो वो नौकरी देने में हिचकिचाएंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जो लोग बेरोजगारी की बात, इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर, नौकरी से जुड़ी बात उठी है, तो मैं समझता हूं एमएसएमई सेक्टर की जिक्र करना बहुत जरूरी है। 11 करोड़ लोगों को ये एमएसएमई सेक्टर नौकरी देता है, और एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट गारंटी स्कीम पहले से चल रही है, उसमें और 100 करोड़ तक का आपका कोलेट्रल फ्री जो अनाउंसमेंट हुई है, तो मैं समझता हूं और आप नौकरियां इसमें आते देखेंगे। ये 11 करोड़ से बढ़ के, मेरा अपना एक कैलकुलेशन कहता है कि हम अब 15 करोड़ तक इस अनाउंसमेंट के बाद शायद हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, उन एमएसएमईज को अपना काम बढ़ाने का मौका मिलेगा। जैसे एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जहां आपने सरकार की तरफ से दी जाने वाली रकम की बात की, उन नौजवानों के लिए जिन्हें पहली बार नौकरी मिल रही है, यहाँ ईपीएफओ को भी जरूर मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर जरूर रोशनी डालें कि किस तरह से सरकार उनका डेटा निकालेगी और उनका रजिस्ट्रेशन कहां पर होना लाजमी है। देखिए, जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो एक आपके पास आईडी बनाया जाता है आपका। सब जानते होंगे जो लोग नौकरी, जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हैं, पर जो लोग नहीं जुड़े हैं ज्यादा, तो वो लोग इसको सुनना चाहेंगे। एक आईडी बनाया जाता है, आईडी के अंतर्गत सरकार आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो प्रचलित है, ये सब लोग जानते हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो सरकार आगे बढ़कर उसमें कंट्रीब्यूशन करेगी। तो ये मुझे लगता है कि ये, देखिए अमाउंट कितना है, हो सकता है कुछ लोग कहें भाई हमारे लिए तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। बात यहाँ अमाउंट की नहीं है, तो मैं इसलिए अमाउंट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो आप नहीं दीजिए। आप सरकार की जो इंटेंशन है वो ये है कि कंपनियों को कहना कि भाई आप नौकरी पे रखिए तो सही, हम आपके साथ खड़े हैं। तो वो कंपनियां जो हिचकिचाती हैं, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूँ, वो मुझे लगता है अब नहीं हिचकिचाएंगी। तो मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज उन 9 प्रायोरिटीज में से नुमान भाई एक प्रायोरिटी थी, तो वो जो फोकस है, मुझे लगता है कि बेरोजगारी के ऊपर इस बजट ने खास तवज्जो किया है। और ये खास तवज्जो आपको बहुत तरीके से दिखाई देता है, चाहे एमएसएमई हो, चाहे इंटर्नशिप का मामला हो, चाहे ईपीएफओ जिसका हमने बात करी, और भी अभी कई चीजें हैं जहां पर आपको दिखता है कि नौकरियां, तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि बजट में नौकरियां, अब देखिए सरकार सीधी नौकरी देने की बात बजट में नहीं कर सकती। आप सरकारी नौकरियां हैं कितनी, आप समझिए सारी, मैं राज्य सरकार केंद्र सरकार मिला लूं तो 2 करोड़ से भी कम नौकरियां हैं। मैं सब पूरी स्टेट्स का मिला रहा हूं, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला रहा हूं, 2 करोड़ से कम लोग नौकरी, आप भी शायद उसी में ही आते होंगे। पर सरकार एक एनेबलर बनती है कि सरकार एक ऐसा माहौल बनाए जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो नौकरियां क्रिएट कर सके। वो मुझे लगता है इस बजट में विजन दिखाई देता है। और आपने जो शुरू में बात कही थी ना कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तक और एक विकसित भारत तक, ये रास्ता है विकसित भारत का। कि विकसित का मतलब क्या है कि बेरोजगार लोग ना के बराबर होने चाहिए। बेरोजगार लोग ना के बराबर होना चाहिए। यहाँ शरद जी ने एक बात कही एमएसएमई की, इसी सवाल के ऊपर बिमल जी से भी मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा कि जब हम एमएसएमई की बात करते हैं और इधर मुद्रा लोन की लिमिट दुगनी कर दी जाती है, एमएसएमई पर इसका कितना असर पड़ेगा? नुमान भाई, पहले तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब हम यूथ एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो यूथ एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए इस बजट में 2 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है, 2 लाख करोड़ रुपए का। और जो 5 सालों में जो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, 4 करोड़ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट बनाया गया है। जो हम एक पीएलआई की बात करते थे नुमान भाई, इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा और ऐड भी करना चाहूँगा। एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया गया। देखिए, पीएलआई स्कीम क्या होती है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। क्यों दिया? मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जो हम कहते हैं। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे अब इनने जो नया कॉन्सेप्ट डाला है, जो हमारे साथी कह भी रहे थे, वो डाला है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। आप पीएलआई देखा है, अब आप नया कॉन्सेप्ट सुनिए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। यानी इनने क्या कहा, और नुमान भाई इनका ये कहना है कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है
तो 15,000 रुपये जो 3 इंस्टॉलमेंट में इनको गवर्नमेंट देगी, इंसेंटिव देगी। यानी आप प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ये आपको 15,000 रुपये, और वो भी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एम्प्लॉय के अकाउंट में आएगा। लेकिन एक कंडीशन कर दी कि उसकी सीटीसी 1 लाख रुपए पर मंथ से नीचे होनी चाहिए। यानी वो चाहते हैं जो नीचे का तबका 1 लाख रुपए सालाना, हाँ, पर मंथ का टारगेट लिया है जी, 1 लाख रुपए पर मंथ का 1 लाख अगर ईयरली हो गया तो फिर तो हम 9,000 पे आ जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए 1 लाख रुपए। हाँ, तो आप ये समझिए, तो ये वाला जो टारगेट लिया गया, ये टारगेट इसलिए लिया गया कि इसके नीचे जितने भी हैं आप बस एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। जैसा कि मेरे साथी ने कहा, और नुमान भाई आप भी जानना चाह रहे हैं कि मुद्रा लोन डबल हो गया। एमएसएमई हमारे लिए पिलर है। आज हमारी 80-90%, आप 80% तो आप मान के रखिए जो एम्प्लॉयमेंट कैटर हो रहा है वो एमएसएमई सेक्टर से हो रहा है। और एमएसएमई सेक्टर गवर्नमेंट के लिए एक फोकस एरिया है। आज से नहीं, मैं तो लास्ट 5-6 सालों से देख रहा हूँ। इंटरीम बजट आया, मैंने उसमें भी देखा इस साल भी एमएसएमई के ऊपर मुद्रा लोन के अलावा क्रेडिट सब्सिडी भी दे रहे हैं आपको, और भी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल हैं तो आपके लिए एक 20 लाख की मुफ्त लिमिट दी जा रही है कि आप लीजिए, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये सारी बेनिफिट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल उनको प्रमोट करने के लिए है। तो एमएसएमई हमारी पिलर है। आप किसी भी चीज को उठा लीजिए, अगर एमएसएमई को हम सपोर्ट करेंगे तो वो सरवाइव करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। और जो हम एमएसएमई की बात करते हैं वहां हनुमान भाई सबसे बड़ी बात दर्शक भी जानना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं वो यही सेक्टर बनाता है। आप चले जाइए, छोटा छोटा काम। यहाँ एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि यही सेक्टर बनाता है, इसके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिके। हाँ, ये टारगेट किया जा रहा है, और यही नुमान भाई पक्का पकड़ रहे हैं और अच्छा पकड़ रहे हैं। उनने कहा कि हम सिर्फ डोमेस्टिक की बात तो नहीं कर रहे। अब आप देखिए चूड़ियां बनती हैं, आप चले जाइए आगरा का रीजन, फिरोजाबाद का रीजन, वहां कितनी वोमेन एम्प्लॉयमेंट है, राइट। और वो एमएसएमई सेक्टर है, बड़े एकदम माइक्रो सेक्टर में वो है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। अब वो चूड़ियों का क्या आज की डेट में बाजार आप देखिए ना, कितने फॉरेनर्स आते हैं वो चूड़ियां लेके जाते हैं, और इसका एक्सपोर्ट भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया क्योंकि नुमान भाई ने मुझसे कहा कि मैं इस बात को आपके सामने रखूं। यानी अगर ये सेक्टर एक्सपोर्ट करेगा तो आपको सबसे पहले क्या मुहैया कराया गया कि आप अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग को, जो स्मॉल है, माइक्रो है, आप इसको आगे बढ़ाइए। हम आपको कैपिटल सब्सिडी देंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देंगे। आप कैपिटल गुड्स लेते हैं उसके ऊपर हम चीपर कंसेशनल रेट पे लोन देंगे। एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया जिस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो होता है ये भी सब्सिडी आपको मिल रही है। ये सारी बेनिफिट को ओवरऑल आप कंप्यूट करना स्टार्ट करें तो ओवरऑल आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो पिछली बार इंटरीम बजट में अनाउंस हुआ था कि वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अगर आप किसी स्मॉल एंड माइक्रो से कोई चीज परचेज करते हैं तो यानी आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा टाइम बाउंड मैनर में। कई बार उनके लिए चैलेंज होता था कि हमें पेमेंट नहीं मिलता, तो उन्हें कहा अगर एग्रीमेंट है तो आप 45 डेज ले लीजिए, 45 डेज में पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज 15 दिन का टाइम है। यानी ये इंश्योर भी कराया कि आपके जितने भी बायर हैं वो आपको टाइम बाउंड मैनर पे पेमेंट करें। हाँ, इसके लिए कुछ ह्यू एंड क्राई थी, लेकिन फिर भी हमारे वित्त मंत्री जी ने इसको कायम रखा है जिससे एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ कुछ चीजें और भी इकदाम बजट में किए गए हैं, वो भी मैं शरद जी से जानने की कोशिश करूंगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितना अहम मानते हैं इन कॉरिडोर्स को? बहुत ही अहम है नुमान भाई, और पीछे संसद में भी आवाज़ें उठी कि साहब आप बिहार को और आंध्र प्रदेश को बहुत दे रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि एक गुलदस्ता है। आज मेरे अगर पैर में दर्द है और मैं अगर गोली खाता हूँ तो मेरा बायां दायां हाथ उस पर एतराज़ नहीं करेगा कि आप गोली क्यों खा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके बहुत बेबुनियादी कई दफ़े बहस हो जाती है कि भाई आप पहले आंध्रा और बिहार को क्यों दे रहे हैं क्योंकि वो सरकार का सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। मैं तो मानता हूँ कि डेवलपमेंट देश के किसी भी हिस्से में हो, और अगर वो देश के पिछड़े हिस्से में हो, बिहार तो हम समझते हैं, हम सब जानते हैं कि बिहार का जब जिक्र आता है तो बिहार के लोग बाहर जा के काम करना पड़ता है। तो अगर बिहार जैसी जगह में गया से वो कॉरिडोर निकल के जा रहा है तो मैं समझता हूँ कॉरिडोर खाली बिहार का फायदा नहीं करेगा, बल्कि जो आसपास के सूबे हैं वहाँ पर भी वो फायदा करेगा। क्योंकि आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ी
डेवलपमेंट की जो पूरी साइकिल है नुमान भाई, उसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल आता है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब है आवाजाही, जो आपका सामान आता है एक दूसरे से दूसरी जगह जाता है, उसकी कीमत कितनी आती है। ऐसे कॉरिडोर बनने से जो टाइम है लॉजिस्टिक का वो घट जाता है, आपकी कॉस्ट घट जाती है। और आप देखिए उस कॉरिडोर के आसपास जो डेवलपमेंट होगा, मैं एक बहुत बहुत अहम बात आज अपने पैसा बोलता है कि दर्शकों को बताना चाहूँगा। 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हुए का 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और आपने कभी इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप कोई भी एक्सप्रेसवे या कोई भी नई सड़क हाईवे बना है, आप देख लीजिए उसके आसपास बिल्डर्स आ जाते हैं, उसके आसपास स्पोर्ट्स सिटी बननी शुरू हो जाती हैं, उसके आसपास जो है शॉपिंग मॉल्स बन जाते हैं, उसके आसपास स्कूल खुल जाते हैं, अस्पताल खुल जाते हैं और बाजार लग जाते हैं। तो आप एक जगह पे अगर आप कॉरिडोर बना रहे हैं तो ना केवल आप कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन या जिसको हम गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं उसको कर रहे हैं, बल्कि आप एक नई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी उसके आसपास खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो गया के कॉरिडोर का जिसका आपने जिक्र किया या आप जानना चाहते थे, बहुत ही स्वागत कर 26,000 करोड़ के आसपास इसका टोटल एलोकेशन है। आंध्रा में भी करीब 14-15 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन है। अगर मैं छोटी छोटी सब चीज़ें मिला के देखूँ तो जो देश के हिस्से पिछड़े हुए हैं, जहां पर आज तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया, और मैं एक सवाल करता हूं आज के, मान लीजिए हम बिहार को ये नहीं देते तो बिहार का जो युवा है क्यों आपको बंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में जाके वो काम करता हुआ दिखता है? अगर उसको बिहार में ही काम मिल जाएगा, अगर वो बिहार में अपनी जिंदगी बना सकता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं अगर कोई कदम उठा रही है सरकार के बिहार को, झारखंड को, और आप देखिए ये इंटेंशन सरकार की कहां दिखती है। आपने अगर बजट में एक अनाउंसमेंट सुनी हो ट्राइबल्स के लिए, जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो कि बिल्कुल एक अलग जिंदगी रहती है, उनको मेन स्ट्रीम हम और आप जो जिंदगी जीते हैं उनको ये शायद पता, उनको ये नहीं पता मोबाइल फोन क्या होता है, उनको ये नहीं पता टेलीविजन क्या होता है, उनकी जिंदगी में ये सब चीजें नहीं है। तो मैं समझता हूं इतनी बड़ी आबादी को, इस बजट में अनाउंसमेंट हुई, इतनी बड़ी आबादी को मेन स्ट्रीम से जोड़ देना ये बजट का बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक ऐसी आबादी थी जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। तो जहां भी देश का हिस्सा पिछड़ा हुआ है, तो आपने जिस कॉरिडोर की बात करी थी उससे, क्योंकि उसके इर्द गिर्द आसपास ये सारी चीजें थी, तो मैंने इसका जिक्र करना जरूरी समझा। तो गया का जो कॉरिडोर है बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। इसी से जुड़ा हुआ है, मैं यहीं जल्दी से जिक्र कर देता हूं, आंध्र प्रदेश का। आपको पता होगा कि अमरावती नाम का एक कैपिटल बनने लगा था जब चंद्रबाबू नायडू साहब की गवर्नमेंट से, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। वो अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर था, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना का भी कैपिटल था और आंध्रा का भी कैपिटल था, अब 2 स्टेट का एक कैपिटल, तो उन्होंने एक अलग कैपिटल की। तो मुझे लग रहा है जो एलोकेशन करी है ये अमरावती का जो रुका हुआ काम है। और अब अगर अमरावती का पूरा आप रोड मैप देखेंगे, आप देखेंगे कि एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है और ग्रीन है। तो ऐसी चीजों के अगर बजट में अगर हिस्सा मिलता है तो बहुत ही वो काबिले तारीफ है, उसका स्वागत करना चाहिए। अच्छी बात कही कि बजट में उसके हिस्से की बात हमें करनी चाहिए, हमें हक तलफी की बात नहीं करनी चाहिए कि इसका हक उसे दे दिया। ये बहुत अच्छी बात कही है। बिमल साहब हंस रहे हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि ई कॉमर्स जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, इसके ऊपर जो लोग सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा? आज इस साल का बजट, आप ऐसा ना कहें कि इस साल का बजट, डिजिटाइजेशन तो एक थीम है नुमान भाई। और अब हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज की डेट में इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। बजट में उनके लिए क्या है, इसमें दोनों बातों को बैलेंस किया गया है। ये भी बैलेंस किया गया है कि ई कॉमर्स से मेरी जितनी कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो भी आगे बढ़ें, और ये भी इंश्योर किया गया है जो स्मॉल तबके का बंदा है, जो नहीं बेच पा रहा था, उसको हम कैसे ई कॉमर्स के साथ मिक्स कर सकते हैं और वो ई कॉमर्स साइट पे जाके बेच सकता है। एक एग्जांपल दूं नुमान भाई, आप बड़ा अचरज करेंगे। मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और आपकी टर्नओवर 15 लाख रुपए की है, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, और ये फिगर मैं आपको जो बता रहा हूं ये लॉ में प्रोविजन है। उनने क्या किया कि अब आप अपना प्रोडक्ट 15 लाख का नहीं बेच पा रहे, आपको लग रहा है चैलेंज है, फिर आपको लगता है कि मैं कहाँ कैसे करूं, तो उनने कहा कि आप अपना प्रोडक्ट किसी भी ई कॉमर्स साइट पे अपलोड करा दीजिए और आपको कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, यानी आपको कोई कॉम्प्लायंसेस नहीं करने हैं।
सारा कॉम्प्लायंसेस कौन करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। यानी देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, डिजिटाइजेशन को मैनुअल जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया और उनसे कहा आप अपना प्रोडक्ट बेचिए, आप अपनी सर्विस बेचिए, और आपको जो मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है वो हमने आपको दे दिया, और सारी जिम्मेदारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाल दी कि तुम इसका सारा कॉम्प्लायंसेस देखोगे। तो अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ये बजट का ही दिया हुआ है। ये चेंजेज ऑफ कोर्स इंटरिम बजट जब आया था 1 फरवरी 2024 और जीएसटी काउंसिल रिपीटेडली कई डिसीजन ले रही है। इस बार एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ टीसीएस के ऊपर, जो ऑलरेडी हो गया था, बजट का पार्ट नहीं है, जिसमें जीएसटी में 1% के टीडीएस की बात होती थी, उसको 0.5% कर दिया गया। अभी टीसीएस होता क्या समझने के लिए नुमान भाई, मैं अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं और आपका प्रोडक्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे है और मेरे प्लेटफॉर्म से माल बिक रहा है, तो पहले पैसा मेरे पास आता है, 100 रुपया मेरे पास आता है, मैं उस पे 1% का टीसीएस जीएसटी में काटता हूं, फिर वो आपके पास जाता है। तो आपको कई बार दिक्कत हो रही थी कि ये 1% जो कट रहा है मेरे पास एक्यूमुलेशन होता जाता है, मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जा रहा है, तो उनने इस 1% को 0.5% कर दिया। ऐसे ही इनकम टैक्स में भी उनने इसकी रियायत दी। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए, वित्त मंत्री जी ने क्या कोशिश की, हमें ई कॉमर्स को आगे भी बढ़ाना है, उनका फायदा उस तबके को पहुंचाना है जो तबका आगे आना चाह रहा है, और उसको आगे लाने के लिए कई सारे इकदाम किए गए हैं। यहाँ एक सेक्टर कहीं छूट रहा था, शरद जी से उसके ऊपर रोशनी डलवाना चाहूँगा कि हम जब डिफेंस की बात करते हैं, अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो पिछले फरवरी के बजट में, एंटरिम बजट के अंदर हमने देखा कि वहाँ ज़्यादा था 6.21 समथिंग, और इस बार जो है वो 4 पॉइंट समथिंग। तो क्या रीज़न रहा, क्या वजूहात रहेंगी? उसकी वजह यह है नुमान भाई कि हम अब डिफेंस में हम सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं। जहां यहाँ पर नट बोल्ट भी हमारे यहाँ नहीं बनते थे, हम सब कुछ इंपोर्ट करते थे, तो आपको डिफेंस का दायरा बड़ा रखना पड़ता था। आज हम 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक इंपोर्टर से हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। और जो दुनिया के हालात हैं आप देखते हैं, रशिया यूक्रेन के देख लीजिए, गाज़ा में जो लड़ाई चल रही है, साउथ चाइना सी की टेंशन है, नॉर्थ कोरिया, तो मुझे लग रहा है इस टेंस माहौल में डिफेंस का रोल बहुत बढ़ जाता है और डिफेंस को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो ये सरकार चाहती है, और अब तो हम हवाई जहाज तक बनाने लग गए हैं। हमारा जो तेजस है, जो HAL बना रहा है, मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी पे, स्पेस स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं। तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको, जो कि मैं समझता हूँ हमारे वजीर आजम साहब के दिल के बहुत करीब है, और वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। हालांकि मैं ये कहूँगा आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पर बहुत तेज़ी से हम उस ओर बढ़ रहे हैं। और नुमान भाई, एक जिक्र जो मुझे लगता है बजट का, आपकी बगैर पूछे, मैं अपनी मर्जी से, अगर आपकी इजाजत, बहुत जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि जब बजट में ये अनाउंसमेंट होती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। और आपने शुरू में कहा भी था, शायद हमारी बातचीत में कहीं रह गया, वो था टैक्स का, कि आम हमारे दर्शकों को टैक्स में क्या फायदा मिला। तो टैक्स में साहब जो न्यू रजीम थी, वहां पर फायदा आया है। न्यू रजीम में पहले आप जानते होंगे 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख ये स्लैब होते थे। इन स्लैब्स को रीअलाइन किया गया है। इन स्लैब्स को अब आपको 3 लाख से 7 लाख कर दिया गया है, 7 से 10 कर दिया गया है। तो ये 17,500 रुपए का फायदा लोगों को इस स्लैब से होगा। नौकरी पेशा जो लोग करते हैं उनको कैसे हम भूल सकते हैं। 50,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। और बहुत पिछले कुछ दिनों से जिक्र चल रहा है नुमान भाई, वो है हाउस प्रॉपर्टी को लेके। बहुत लोग चिंता में है कि भाई घर बेचने में, क्योंकि कैपिटल गेन में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होती थी, आपको याद होगा 2001 को बेस लेते थे और उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ती रहती थी हर साल महंगाई के हिसाब से। उस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को हटाया गया। मैं आज आपके शो के माध्यम से ये लोगों को जरिए बताना चाहूंगा कि साहब आपका फायदा, आपका नुकसान नहीं, फायदा हुआ है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भले ही हटी जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, पर जो 20% टैक्स रेट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, वो घट के 12.5 आ गया। और हमने जब कैलकुलेशन करके देखी, शुरू में आप देखो जैसे बजट अनाउंस हुआ, शेयर मार्केट में रियल एस्टेट के शेयर्स गिरने लग गए, बहुत हंगामा मच गया। जब कैलकुलेशन करके देखी तो ये पता लगा कि 70 से 80% घर बेचने वालों को इसका उल्टा फायदा होने वाला है, इससे नुकसान नहीं होने वाला है। एक लोगों की शिकायत रही ओल्ड रिजीम को लेके, जो लोग ओल्ड रिजीम में आप जानते हैं, तो मुझे लग रहा है सरकार की इंटेंशन बहुत क्लियर है कि भाई ओल्ड रिजीम को रखा हुआ है क्योंकि लोगों ने लंबी इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं, हाउसिंग लोन रखे हुए, इसलिए हमने रख रखा है उसको, पर हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। आप चूज कर लीजिए, आपको ठीक लगता है, पर धीरे धीरे लोग
अब न्यू रेजिम की तरफ बढ़ना और तेजी से शुरू हो जाएंगे। यानी अगर फायदा ज्यादा लेना है तो न्यू रिजीम की तरफ जी, आपको आना होगा। जी। बिमल जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, उनसे मैं आखिर में अब कंक्लूडिव रिमार्क्स लेना चाहता हूं कि एक आम आदमी जो हमारा व्यूअर इस वक्त देख रहा है इस प्रोग्राम को, किस तरह से इस बजट को कंक्लूड करके समझ सकता है? नुमान भाई, आप मुझे भी थोड़ा मौका दे दीजिए बजट के ऊपर टैक्सेशन के पार्ट के बारे में। आपने भी वही चीज की जो हमारे वित्त मंत्री करती हैं। पार्ट ए हमारा 1 घंटा चलता है बजट का, और पार्ट बी हमारा 30 मिनट, जिसके अंदर हम आंखें लगा के बैठे होते हैं कि इस बार के इनकम टैक्स में, पर्सनल इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट में क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने बहुत कुछ देखा। बजट वाले दिन 1400 पॉइंट बीएसई सेंसेक्स नीचे आ गया था। अब क्या रीजन रहे, मेरे साथी कह भी रहते आप सभी से, लेकिन दर्शकों को थोड़ा सा अगर समय है तो मैं जी, जरूर बता जरूर सकते एक्सप्लेन हैं। करना चाहूंगा। देखिए, आज सैलरीड क्लास हमारे सामने बैठा है और वो चाह रहा था कि मुझे पहले ये बता दो ये ओल्ड रेजीम और नई रेजीम है क्या, और ये क्या झंझट चल रहा है, हम क्या समझें। तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं कि ओल्ड रेजीम का मतलब है कि आपको अगर कोई डिडक्शन और एग्जेम्पशन लेना है तो आपको ओल्ड रेजीम में जाना पड़ेगा। ओल्ड रेजीम में स्लैब आपको मालूम है कि जो स्लैब थे, लेकिन नहीं मालूम है तो क्विकली मैं आपको बता दूं 5 लाख रुपए तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। लेकिन 5 लाख रुपए से अगर आप ऊपर हो गए तो इनकम टैक्स स्लैब लग जाता था। वो स्लैब क्या होता था कि 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 से 10 है तो 20%, और 10 से ऊपर है तो 30% का इनकम टैक्स लगता था। फिर आप डिडक्शन ले लीजिए 80C का 1.5 लाख का, 80D का 25,000 रुपये, मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट है 25,000 जोड़ दीजिए, 80E आपने अगर एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो वो जोड़ दीजिए। ये सारी बेनिफिट आपको मिलती थी। नई टैक्स रजीम 2020 में आई और वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं चाहती हूं लोग नई टैक्स रजीम में आए जहां पे डिडक्शन एग्जेम्पशन की बात ना हो, लेकिन उन्हें यह कहा कि हम नई टैक्स रजीम में आपको उससे ज्यादा बेनिफिट करके देंगे। और 4 सालों में नुमान भाई क्या हुआ मालूम है? सैलरीड क्लास जो है 2/3 लोगों ने नई रजीम में अडॉप्ट कर लिया है। यानी आप सोचिए 4 सालों में सब ओल्ड रजीम से नई रजीम में आ गए। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर 58% आज की डेट में नई रजीम में टैक्स पे कर रहा है। यानी नई रजीम इतनी लुभावन हो गई। कैसे लुभावन होगी, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूं। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात हुई 50 से 75 हजार, पर ये आपको नई रजीम में मिलेगी, ओल्ड में नहीं मिलेगी। आपको ओल्ड में तो आपको 50,000 ही मिलेगी। फैमिली पेंशन 15,000 से 25,000 हो गई। मेरे साथी ने स्लैब की बात कही कि स्लैब में भी चेंज किया गया। तो देखिए, इस बार का स्लैब क्या कर दिया गया, 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 7 लाख 5%, जो पहले 3 से 6 होता था। 7 से 10 लाख रुपए आपका 10%, जो 6 से 9 होता था। यानी आप सोचिए आपको इस स्लैब में भी फायदा मिलने लगा। और 15 से ऊपर होने से 30%। लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा कि 4 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉय को 17,500 रुपए का फायदा होगा अगर आप नई टैक्स रजीम में 15 लाख रुपए से ऊपर हैं। इसका फायदा 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉय को होगा। तो मैंने आपको एक नंबर बताया जो आपको नई टैक्स रजीम का है। थोड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टच करना चाहूंगा क्योंकि मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो आप अगर आप मुख्तसर चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 30 सेकंड में, क्योंकि बिना जी। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप इक्विटी शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे होता है, अगर 12 महीने से आपने ज्यादा रखा, उसकी रेट 10 से 12.5% कर दी गई। तो लोगों को लगने लगा अब तो हमारे ऊपर इनकम टैक्स का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का इम्प्लीकेशन आ जाएगा। रियल स्टेट पे मेरे साथी ने कहा कि भाई अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है वो 20% होता था, इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती थी, लेकिन अब वो 12.5% हो गया। लेकिन अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे और ग्रैंडफादरिंग 1 अप्रैल 2001 से करेंगे, नुमान भाई आपकी कोई बिल्डिंग, कोई लैंड 1990 की है और आज अगर उसकी आप सेल वैल्यू निकालेंगे और ग्रैंडफादरिंग का 2001 का प्रोविजन अप्लाई करेंगे, आज समय कम है वरना मैं दोनों कैलकुलेशन आपके सामने करके बताता कि आपको आज विदाउट इंडेक्सेशन फायदा होने वाला है। तो मैंने आपको यह बताने की कोशिश की बजट में कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड जो चीजें आई, ये मैंने आपको बताने की बहुत कुछ है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर प्रोग्राम करना चाहे तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक्सपर्ट ऐसे हैं कि जहां 1-1 घंटे का और शो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार
शुक्रगुजार हूं आप दोनों का। आपने बजट के अहम पॉइंट्स पर रोशनी डाली अपने तजुर्बे से, और हमारे नाजरीन ने भी आज के इस प्रोग्राम से ज़रूर फ़ायदा और मालूमात हासिल की होगी। हमारी आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं, और आप हमारी इस पेशकश से मुताल्लिक़ अपने तासुरात हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हमारी पूरी टीम को यहीं दे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। आदाब। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ए सांभल कर हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लई આવ્યો છે। हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तू? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ये है आनंदपुर रेस्ट हाउस का माली मोहनदास। करीब 6 महीने पहले इसका मर्डर हुआ है। ये बताइए मुझे क्या करना? तुम्हें 2 कत्ल का पता लगाना है। खबर मिली है कि शहर में कोई सीबीआई का ऑफिसर आ रहा है। आ रहा है या आ चुका है? आखिर आप कौन हैं? क्या चाहते हैं आप? मुझे इस इलाके को उन लोगों से मुक्त करना है जिनका डर यहाँ के हर इंसान के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। चाहे खा ले कितनी कसमें, कसम तेरी तोड़ती रहूंगी। सीबीआई के इस ऑफिसर की मौजूदगी ने मेरे हाथ काट दिए हैं। अगर उसे एक भी क्लू मिल गया तो हम सबकी पोल खुल जाएगी। केतु वर्मा को जो करना है वो करते ही रहेगा। कोई भी मुजरिम हुलिया बदल कर अपनी असली शक्ल छुपा सकता है, लेकिन अपने किए हुए जुर्म नहीं। जैसे बिजली से बादल का, आंखों से काजल का, घुंघरू से पायल का, ऐसे राहु केतु का नाता है पहचान। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म राहु केतु 30 जुलाई दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। केसरी नंदन तिहु जगवंदन, अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन, अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। मोहम्मद रफी के शताब्दी वर्ष पर स्पेशल प्रोग्राम तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, बुधवार 31 जुलाई रात 10 बजे और बृहस्पतिवार 1 अगस्त प्रातः 8 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। समस्त शक्तियों का वरदान आप मुझे प्रदान करें महादेव। तथास्तु। यदि तुझ में शक्ति है तो सामना करो मेरा। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2024-25 की। 47-48 लाख करोड़ का ये बजट है जी। 34 लाख करोड़ की, बल्कि 34 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू, 38 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। मैं दोनों जोड़ रहा था मन ही मन में।
ओल्ड रेजिम का मतलब है कि आपको अगर कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन लेना है तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना पड़ेगा। ओल्ड रेजिम में स्लैब आपको मालूम है कि जो स्लैब थे, लेकिन नहीं मालूम है तो क्विकली मैं आपको बता दूं 5 लाख रुपए तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। जो न्यू रेजिम थी वहां पर फायदा आया है। न्यू रेजिम में पहले आप जानते होंगे 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख ये स्लैब होते थे। इन स्लैब्स को रीअलाइन किया गया है। इन स्लैब्स को अब आपको 3 लाख से 7 लाख कर दिया गया है, 7 से 10 कर दिया गया है। तो ये 17,500 रुपए का फायदा लोगों को इस स्लैब से होगा। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। उससे